नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मार्मिक कहानी पर बात करेंगे, बूढ़ी काकी। हमारे पास कहानी के कुछ अंश हैं जो सिर्फ एक बुजुर्ग की कहानी नहीं कहते, बल्कि मतलब मानवीय रिश्तों की परतें खोलते हैं। हाँ बिल्कुल, ये कहानी दिल को छू जाती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि किरदारों को समझें, उनके अंदर के द्वंद्व और कहानी कैसे हमें वृद्धावस्था, उपेक्षा और फिर आखिर में करुणा तक ले जाती है। केंद्र में है बूढ़ी काकी, जिनकी जिंदगी में स्वाद के अलावा जैसे कुछ बचा ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत काकी का चित्र, इतनी बूढ़ी, इतनी कमजोर, देखना, सुनना, चलना सब बंद, बस वो जीभ स्वाद की इच्छा बाकी है। हाँ, और कोई तकलीफ हो, जरूरत हो तो बस एक ही तरीका उसे बताने का, चीख चीख कर रोना। ये पढ़ते हुए मन भारी हो जाता है। बिल्कुल। प्रेमचंद यहाँ दिखाते हैं कि बुढ़ापे में इंसान कितना कितना लाचार हो जाता है, दूसरों पर निर्भर। पति चले गए, बेटे भी नहीं रहे, अब वो अपने भतीजे पंडित बुद्धिराम पर ही तो आश्रित हैं। हाँ, पूरी तरह से। और वो संपत्ति जो उन्होंने इतने भरोसे से बुद्धिराम के नाम कर दी थी, बड़े बड़े वादे किए थे उसने। हाँ, वादे, पर वो सारे वादे, जैसा प्रेमचंद लिखते हैं, कुली डिपो के दलालों के दिखाए सब्ज बाग जैसे निकले। क्या कमाल की उपमा है। सही कहा। और विडंबना देखिए, उस संपत्ति से आमदनी अच्छी खासी है, 150-200 रुपए सालाना। उस जमाने में ये कम नहीं थे। बिल्कुल नहीं। फिर भी काकी को पेट भर खाना भी नहीं मिलता। कहानी ये तय नहीं करती कि दोष किसका है, बुद्धिराम का या रूपा का। शायद दोनों का, या शायद बस हालात का। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। बुद्धिराम का किरदार बड़ा अजीब है। ऊपर से देखो तो सज्जन लगता है, हाँ, भला मानस जैसा, लेकिन बस तब तक जब तक उसकी जेब पर बोझ ना पड़े। कभी कभी सोचता भी है कि अरे इसी काकी के वजह से तो इज्जत है। पर वो सोच बस थोड़ी देर की। हाँ, जैसे ही खर्च की बात आती है, सारी हमदर्दी गायब। और अगर काकी मेहमानों के सामने कुछ कह दें तो फिर गुस्सा, घर में आकर डांटना। वो तेज है, गुस्से वाली है, पर कहानी कहती है कि ईश्वर से डरती है। हाँ, ये भी है। और एक बात और, काकी को रूपा की कड़वी बातें शायद उतनी नहीं खलती जितनी बुद्धिराम की वो मीठी छुरी जैसी सज्जनता। बिल्कुल। रूपा का गुस्सा कम से कम सच्चा तो है, बुरा है पर सामने है। बुद्धिराम की भलाई में एक धोखा सा लगता है। और इस सब का असर बच्चों पर भी पड़ता है। हाँ, वो भी कहाँ पीछे रहते हैं। कोई चुटकी काट रहा है, कोई पानी कुल्ली कर रहा है। और काकी बेचारी रूपा के डर से चुप। कितना घुटन भरा माहौल होगा उनके लिए, सोचकर ही सिहरन होती है। बिल्कुल, पर इसी माहौल में एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी है। लाडली। हाँ, लाडली, बुद्धिराम की छोटी बेटी। पूरे घर में बस वही एक है जिसे काकी से लगाव है। वो अपने हिस्से की मिठाई या चबैना लेकर काकी के पास चली जाती है, भाइयों से छुपकर। वो कोटरी जैसे उसका रक्षागार बन गई है ना? ये रिश्ता कितना कितना मासूम है, एक छोटी बच्ची और एक बेबस बुढ़िया के बीच। ये क्या दिखाता है? बच्चों की सहज करुणा। हाँ बिल्कुल, बच्चों में वो सहानुभूति होती है जो शायद बड़े होते होते हम खो देते हैं। लाडली का स्नेह बड़ों की इस कठोरता के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। एक उम्मीद जगाता है ये। और फिर कहानी का सीन बदलता है। घर में उत्सव है। हाँ, बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम का तिलक। जश्न का माहौल, शहनाई बज रही है, मेहमान आ रहे हैं, औरतें गा रही हैं। और रसोई में पकवानों की खुशबू। पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, मसालेदार तरकारी, उफ, घी और मसालों की वो महक जो पूरे घर में फैली है। मुंह में पानी आ जाता है पढ़कर। सही कहा। लेकिन इस सब के बीच बूढ़ी काकी कहाँ है? अपनी अंधेरी कोठरी में अकेली। वो खुशबू उन तक भी पहुंच रही है और उन्हें तड़पा रही है। वो सोच रही हैं, हाय मुझे कौन देगा, सब खा चुकेंगे, मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। रोना चाहती हैं पर रो नहीं सकी। अब शगुन का डर, प्यासी लाचारी है, और मन में पूड़ियों की कल्पना, लाल लाल, फुली फुली, नरम नरम। और साथ में ये डर कि फिर वही होगा, फिर उन्हें कोई नहीं पूछेगा। ये दिखाता है कि जब बाकी इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं तो स्वाद और गंध की इच्छा कितनी कितनी तेज हो जाती है। उनकी सारी चेतना जैसे उसी खुशबू में सिमट गई है। हाँ। और ये इच्छा ये काबू से बाहर हो जाती है। वो खुद को रोक नहीं पाती। हाथों के बल रेंगते हुए किसी तरह कड़ाह के पास पहुंच जाती हैं, जहाँ पूड़ियां बन रही हैं। लेखक ने यहाँ एक बहुत तीखी उपमा दी है। हाँ, वो भूखे कुत्ते वाली, जैसे वो खाने वाले के सामने बैठ जाता है। बहुत कड़वी है पर शायद सच्ची। कलेजा मुंह को आता है पढ़कर। और तभी रूपा देख लेती है, जो पहले से ही काम से परेशान है, चिड़चिड़ी है। काकी को वहाँ देखकर तो जैसे आग ही लग जाती है उसके तन बदन में। मेहमानों का भी लिहाज नहीं करती। बिल्कुल नहीं, चीख पड़ती है काकी पर। ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में क्या दम घुटता था? फिर नाम बेचने पर तुली है, ना कटवा कर दम लेगी। कितनी कितनी बुरी तरह से डांटती है और फिर दोनों हाथों से झटक कर कहती है, चलो कोठरी में। उफ, ये शायद रूपा की थकान
थकान, वो सामाजिक दबाव और काकी के लिए जो मन में मैम है, सबका मिला जुला नतीजा है। लेकिन इस वक्त उसकी संवेदनहीनता चरम पर है। बिल्कुल। और काकी वो अपमान का घूंट पी जाती हैं। बिना कुछ कहे, बिना रोए, चुपचाप वापस चली जाती हैं। प्रेमचंद लिखते हैं, वो शब्द उन पर वज्रपात की तरह गिरे, जैसे कोई किनारा कटकर पानी में गिर जाए। मतलब मन पूरी तरह टूट गया। शब्दों का घाव कितना गहरा हो सकता है। सही कहा। थोड़ी देर बाद मेहमान खाना खाने बैठते हैं। और काकी कोठरी में पछता रही हैं कि क्यों गई वो बाहर। लेकिन पेट की आग और वो पूड़ियों की महक वो फिर से उन्हें खींचती है। फिर वही कल्पना, पहले तरकारी से खाऊंगी, फिर दही शक्कर से। मांग मांग कर खाऊंगी, ये उनकी इच्छा की तीव्रता दिखाता है। वो फिर हिम्मत करती हैं, फिर रेंगते हुए आंगन में आती हैं। इस उम्मीद में कि शायद अब मेहमान खा चुके होंगे, पर नहीं, मेहमान अभी खा ही रहे होते हैं। और काकी को यूं रेंगते हुए आते देखकर लोग चौंक जाते हैं। कानाफूसी शुरू हो जाती है। अरे ये बुढ़िया कौन है, कहीं छू ना ले। कितना अपमानजनक है ये सब। और तभी बुद्धिराम देख लेता है। ओह, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। हाथ में पुड़ियों का थाल है। उसे जमीन पर पटक देता है। हाँ, और फिर वो काकी के दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें घसीटता हुआ ले जाता है कहाँ? उसी अंधेरी कोठरी में, और वहां ले जाकर जोर से पटक देता है। हे भगवान, ये तो क्रूरता की हद है। उनकी सारी उम्मीदें, सारी आस वहीं खत्म हो जाती हैं। यहाँ बुद्धिराम की वो सज्जनता का नाका पूरी तरह उतर गया। न बुढ़ापे का लिहाज, न रिश्ते का, न उनकी बेबसी का। ऐसा लगता है जैसे दोनों पति पत्नी ने मिलकर तय कर लिया हो कि इन्हें सबक सिखाना है। और सबसे दुख की बात, वहाँ इतने लोग हैं पर किसी को दया नहीं आती, सिवाय एक के। लाडली। हाँ, वो बेचारी मन ही मन खुड़ रही है अपनी काकी के लिए। रात और गहरी हो जाती है। करीब 11 बज रहे होंगे। सब सो गए पर लाडली जाग रही है। उसे नींद नहीं आ रही। उसे काकी की चिंता है। हाँ, उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बचा ली थी अपनी गुड़ियों की पिटारी में। अच्छा। वो चुपके से उठती है। अंधेरा है, डर भी लग रहा है। नीम के पेड़ पर हनुमान जी का ख्याल, कुत्ते का भौंकना, पर इरादा पक्का है। हाँ, वो पिटारी उठाती है और काकी की कोठरी की तरफ चल देती है। इतनी छोटी सी बच्ची और इतना हौसला। ये कहानी का एक बहुत बहुत जरूरी मोड़ है ना। बिल्कुल। लाडली का ये कदम, ये बड़ों की निष्ठुरता पर एक तरह की जीत है। प्रेम और करुणा डर से भी बड़े हैं, ये दिखाती है वो। हाँ, अंधेरे में डरते हुए भी वो जो कर रही है वो बड़े बड़े नहीं कर पाए। सही कहा। उधर कोठरी में काकी को होश आता है। चारों तरफ सन्नाटा। पेट में आग जल रही है। वो सोचती है, किसी ने नहीं पूछा, मेरी किस्मत ही सो गई। और तभी एक धीमी सी आवाज, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। लाडली। काकी फौरन उठ बैठती हैं, लाडली को गोद में खींच लेती हैं और जल्दी जल्दी वो पूड़ियाँ खा जाती हैं। लेकिन वो थोड़ी सी पूड़ियाँ, हाँ, उनसे भूख कहाँ मिटनी थी। इच्छा और भड़क उठती है। जैसे थोड़ी बारिश से गर्मी और बढ़ जाती है। बिल्कुल। वो लाडली से कहती है, जाओ अम्मा से और मांग लाओ। पर लाडली वो तो डरी हुई है। हाँ, वो मना कर देती है, माँ मारेंगी। तो काकी वो हताश होकर उसी खाली पिटारी को टटोलती हैं। उसमें गिरे वो सूखे टुकड़े, खुरचन उन्हें चाटने लगती हैं। मन अभी भी शांत नहीं हुआ, और पूड़ियाँ चाहिए। और फिर कहानी उस जगह पहुंचती है जहाँ पढ़ते हुए सिर्फ दुख होता है। काकी अपनी भूख और स्वाद की उस तीव्र इच्छा के आगे पूरी तरह बेबस। सारे विचार जैसे खत्म हो गए। वो लाडली से कहती है, मेरा हाथ पकड़ो और मुझे वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था। कहाँ? जूठे पत्तलों के पास। भगवान। ये जानते हुए कि ये गलत है, ये अपमानजनक है, पर भूख और वो स्वाद की लालसा, उसने सब पर पर्दा डाल दिया। ये पढ़ना बहुत बहुत मुश्किल है। ये वाकई मानवीय गर्मा के पतन का चरम बिंदु है। प्रेमचंद यहाँ दिखा रहे हैं कि जब जरूरतें, खासकर भूख, हद से बढ़ जाए तो सारे नियम, सारी शर्म सब पीछे छूट जाते हैं। हाँ, बुढ़ापे की वो तृष्णा, वो अतृप्त इच्छा यहाँ अपने सबसे भयानक रूप में है। स्वाद की एक इच्छा ने कहाँ पहुँचा दिया उन्हें। और ठीक उसी वक्त रूपा की आँख खुल जाती है। वो देखती है लाडली पास नहीं है। घबरा कर ढूंढती है और फिर उसकी नजर पड़ती है। लाडली चुपचाप खड़ी है और काकी पत्तलों से जूठन उठा उठा कर खा रही है। रूपा ये देखती है और सन रह जाती है। दिल कांप उठता है उसका। लेकिन इस बार गुस्सा नहीं आता। नहीं, कहानी कहती है उसे क्रोध की जगह करुणा और भय महसूस होता है। ये एक बड़ा बदलाव है। उसे लगता है जैसे किसी गाय की गर्दन पर कोई छुरी चला रहा हो। एक ब्राह्मणी उसकी सास जैसी दूसरों की जूठी पतल चाटे। इससे बुरा क्या हो सकता है? अचानक उसे अपनी सारी क्रूरता, अपना स्वार्थ सब साफ दिखने लगता है। आईने की तरह। हाँ, वो अपराध बोध से भल जाती है। भगवान से माफी मांगती है कि इसका फल बच्चों को न मिले। ये रूपा का ट्रांसफॉर्मेशन है, काया पलट। बिल्कुल। काकी की वो हालत देखकर उसके अंदर की इंसानियत जाग उठती है। जो डांट फटकार से नहीं हुआ, वो उस एक दृश्य ने कर दिया। उसका सारा गुस्सा, चिड़चिड़ा
चिड़चिड़ाहट सब पश्चाताप में बदल जाता है। उसे समझ आता है कि उसने कितना बड़ा अन्याय किया है। वो फौरन उठती है, दिया जलाती है, भंडार खोलती है और एक थाली लेती है, उसमें पूड़ियाँ, सब्जियां, दही, मिठाई, सारे पकवान अच्छे से सजाती है और काकी के पास ले जाती है। आधी रात का वक्त है, रूपा का गला रूंधा हुआ है। वो कहती है, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। कितनी नरमी है आवाज में, कितना पछतावा। और बूढ़ी काकी वो जैसे जैसे कोई बच्चा मिठाई मिलते ही सारी मार भूल जाता है, हाँ, वैसी वो सब भूल जाती हैं। रूपा के वो प्यार भरे शब्द, वो थाली। वो शांति से बैठकर खाना खाने लगती हैं। और कहानीकार कहते हैं उनके रोम रोम से सच्ची दुआएं निकल रही थी, और रूपा वहीं बैठी उस दृश्य को देख रही है। जैसे कोई स्वर्गीय दृश्य हो। क्या कमाल का अंत है। सचमुच ये अंत पछताव की ताकत और क्षमा की उदारता दिखाता है। काकी की वो सहजता, कोई शिकायत नहीं, कोई कड़वाहट नहीं। और रूपा का प्रायश्चित देर से ही सही पर सच्चा। कहानी एक उम्मीद पर खत्म होती है। प्रेमचंद ने आखिर में आकाश के तारों भरे थाल से काकी के भोजन के थाल की जो तुलना की है, हाँ, वो शायद यही बताती है कि इंसान की जरूरतें पूरी होना और मानवीय करुणा का अनुभव, ये किसी भी काल्पनिक स्वर्ग से ज्यादा बड़ा सुख है। बिल्कुल सही। तो ये थी बूढ़ी काकी की कहानी, उपेक्षा से शुरू होकर गिरावट के अंधेरों से गुजरते हुए आखिर में करुणा की रोशनी तक का एक सफर। ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। सहानुभूति के बारे में, बुजुर्गों के प्रति हमारे व्यवहार के बारे में, लालच और लापरवाही के नतीजों के बारे में। और ये भी कि गलती का एहसास हो तो सुधार मुमकिन है। हाँ, प्रायश्चित की गुंजाइश हमेशा रहती है। प्रेमचंद ने मानवीय भावनाओं को, कमजोरियों को जिस सच्चाई से दिखाया है, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और चलते चलते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं शायद हम सब के लिए। क्या हम अपनी रोज की भागदौड़ में इतने खो जाते हैं कि अपने आसपास के लोगों की, खासकर उनकी जो कमजोर हैं, जो हम पर निर्भर हैं, उनकी भावनाओं, उनकी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं? कहीं अनजाने में ही सही, हम भी तो किसी बूढ़ी काकी की उपेक्षा नहीं कर रहे। सोचने वाली बात है।